हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेक्टर के क्लास 6 में आ चुके हैं और वेक्टर के बाकी जितने सारे क्लासेज हैं उन सब में हम लोग ने अभी तक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का सिंबल, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर के बीच का एंगल, एडिशन का लॉ और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वाला क्लास अटेंड नहीं किए हैं, पहले वाला वीडियो जा करके देखिए पहले, उसके बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। कोई भी वेक्टर को हम लोग उसका कंपोनेंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हम लोग एक चीज़ देख रहे थे कि कोई भी दो वेक्टर है, दो वेक्टर को अगर ऐड करना था हम लोग को, तो ऐड करने के लिए हम लोग सिंपल तरीके से ऐड कर दिए थे। वो ट्रायंगल लॉ से जो हमारा फार्मूला आया था, कहने का मतलब कि अगर वेक्टर r इज इक्वल टू दिया हुआ था आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लिए थे कि जो r का मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा। और जहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल a और b के बीच का। और साथ ही साथ tan अल्फा इज इक्वल टू निकाले थे क्या, बताइए, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। दो वेक्टर को ऐड करना होगा तब हम लोग सिंपल इस फॉर्मूला से ऐड करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा, अगर हमारा इफ r इज इक्वल टू वैक्टर a माइनस वैक्टर b है, तो यहाँ पे हम लोग का जो मैग्नीट्यूड था वो मैग्नीट्यूड क्या आया था, याद होगा आप लोग को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। या तो यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू निकालना था, तो tan अल्फा इज इक्वल टू निकालेंगे b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस b cos थीटा। तो यहाँ तक हम लोग दो वेक्टर को हम किस प्रकार से ऐड करते हैं ये चीज़ हम लोग अच्छे तरीके से जान गए थे। लेकिन तीन वेक्टर को ऐड करने के लिए जब आपको बतला रहे थे तो हम केवल बतलाए थे कि पॉलीगॉन लॉ से उसको ऐड कर दिया जाएगा। पॉलीगॉन लॉ से, तो पॉलीगॉन लॉ से अगर उसको ऐड कर देंगे तो फाइनल जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकालने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा अगर हम लोग दो दो करके उसको ऐड करें। तब पहले दो वेक्टर, फिर दो वेक्टर, फिर दो वेक्टर, इस प्रकार से अगर ऐड करते जाएं तो 6 वेक्टर का सम या तो 8 वेक्टर का सम या तो 3 वेक्टर का सम भी बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस बनेगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को एडिशन करने के लिए, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एक नया प्रकार का मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और उस नए प्रकार के मेथड में हम लोग वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ते हैं, वेक्टर को उसके कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक करते हैं। और जिस भी कंपोनेंट में उसको ब्रेक करते हैं उसको हम लोग सिंपल तरीके से एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करना होगा हम लोग कर लेते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसको हम लोग किस प्रकार से रिजॉल्व करेंगे, मतलब वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में किस प्रकार से तोड़ेंगे। कंपोनेंट मतलब उसका भाग। कोई वेक्टर दो अलग अलग चीज़ से या तो तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग रहता है उसका कंपोनेंट, तो जितना सारा एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट है उसको उतने एक्सिस के अलोंग उसको तोड़ करके अलग अलग कर देना है। तो इस चीज़ को, जो उसका भाग जो मिलेगा उसको हम लोग कंपोनेंट बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। जैसे समझिए, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है 2 डायमेंशनल स्पेस में, एक एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के बीचों बीच से, या तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ से होकर के जाता है। ये है, मान लेते हैं कि ये है आपका एक्स एक्सिस और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका वाई एक्सिस।
और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका वेक्टर ए, और ये जो दिख रहा है ये है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस। तो हम लोग वेक्टर ए का प्रोजेक्शन मतलब उसका वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ कितना है वो हम लोग निकालेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन डालेंगे और वाई एक्सिस पर भी हम लोग उसका प्रोजेक्शन डालेंगे। तो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला जो प्रोजेक्शन है उसको हम लोग एक्स बोल देंगे। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा उसको हम लोग ए एक्स बोलेंगे, और वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अगर वाई एक्सिस के ओर निकालना है तो हम लोग उसको क्या लिख देंगे, ए वाई। ये 2 डायमेंशन में हम लोग निकालते हैं, 3 डायमेंशन में भी हम लोग निकालेंगे पहले, लेकिन 2 डायमेंशन वाला सीख लेते हैं। हमारे यहाँ वेक्टर ए है, वेक्टर ए का 2 अलग अलग कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है वो क्या है, ए एक्स, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो क्या है, ए वाई। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स क्या है, ए एक्स है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, या तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along एक्स एक्सिस। वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के along हमारा क्या है, तो ए एक्स है। और उसी प्रकार से ए वाई को क्या बोलेंगे, तो ए वाई को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी कहाँ से आ गया, वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन वेक्टर ए का होगा उसको ए वाई बोलेंगे। इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वाई एक्सिस। तो कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए का 2 अलग अलग कंपोनेंट निकाल लिए, एक कंपोनेंट ए एक्स और एक कंपोनेंट ए वाई। ए एक्स हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ए वाई हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर हम आप लोग से पूछे कि अच्छा ए एक्स का तो वैल्यू निकाल दिए, एक्स तो हम जान गए कि ये हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, ए वाई भी जान गए कि वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए एक्स का वैल्यू होगा क्या, तो ए एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझिए। मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ भी यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये एंगल एक्स एक्सिस और जो वेक्टर है उसके बीच का एंगल है थीटा। हम लोग मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, या तो ऐसे नहीं मानते हैं, इसी को ए मान लेते हैं और यहाँ पे इसको पी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। ओ ए वेक्टर हमारा ए, जिसको ओ ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हम लोग एक्स एक्सिस पर डाले हैं तो किस पॉइंट पर आया है, पी पॉइंट पर, और वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कहाँ पे आया है, क्यू पॉइंट। तो प्रोजेक्शन आ रहा है मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अब ये एंगल 90, ये एंगल 90 डिग्री, तो ओ पी ए एक प्रकार का ट्रायंगल बनेगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और उसी प्रकार से हमारा ओ ए क्यू भी एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब जब ओ पी ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ तो निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे समझेंगे। देखिए इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में, ओ पी ए में, तो ओ पी ए में ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ये जो है साइड ये आपका होगा हाइपोटेनस, और ये जो नीचे वाला है वो हो जाएगा बेस। तो बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, इस गिवन ट्रायंगल में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय बेस, उल्टा बोल दिया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी, तो परपेंडिकुलर है आपका ए पी,
और हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस है ओ ए। तो अगर हम लोग यहाँ से केवल ए पी का वैल्यू निकालना चाहें तो ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू होगा ओ ए साइन थीटा। अब हमारा ए पी किसके बराबर है, ए पी किसके बराबर है, तो ए पी है हमारा ए वाई के बराबर। ओके, ए पी किसके बराबर है, ए वाई के बराबर। और ओ ए किसके बराबर है, तो ओ ए है हमारा ए के बराबर। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट था वो हम लोग निकाल लिए। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस है ओ पी, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है ओ ए। तो अगर हम लोग ओ पी का वैल्यू निकालेंगे तो ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ पी इज इक्वल टू होगा ओ ए कॉस थीटा। अब ओ पी किसके बराबर है, देखिए ओ पी किसके बराबर है, तो ओ पी किसके बराबर है, तो ओ पी है बराबर ए एक्स के। और ओ ए किसके बराबर है, तो ओ ए है हमारा ए के बराबर और कॉस थीटा। मतलब हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर ए अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिख देंगे, इफ एनी वेक्टर ए मेक्स an angle theta with x axis, then its component along x axis is ax, और वो कितना होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट ax है वो कितना के बराबर होगा, वो होगा आपका ए कॉस थीटा के बराबर। और एलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको हम लोग ए वाई बोलेंगे और ए वाई इज इक्वल टू होगा ए साइन थीटा। तो हम लोग दो कंपोनेंट निकाल लिए, वही वेक्टर है उसका दो कंपोनेंट हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, दो एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट। अब बोला जाता है कि कंपोनेंट हम लोग बोलेंगे किसको, तो कंपोनेंट बोलेंगे किसको, इसके बारे में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कंपोनेंट का डिफिनीशन अगर पूछा जाएगा कि कंपोनेंट क्या होता है, कोई वेक्टर का कंपोनेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसका डिफिनीशन हमको लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देते हैं। हम सोचे पहले समझा देते हैं उसके बाद लिख देंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। तो कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे the projection of any vector on the coordinate axis is called the component of a vector। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का ये डिफिनीशन सिंपल। अभी हम लोग देखेंगे कि जो कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट को हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से। हमारा वेक्टर है तो वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो ए एक्स आ गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ए वाई आ गया। तो ए बराबर कैसे लिखेंगे, ए बराबर क्या होगा, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो जब भी आपको कंपोनेंट लिखना होगा ना, तो हम लोग कंपोनेंट के फॉर्म में कोई वेक्टर को लिखना होगा ना, तो क्या करेंगे, कंपोनेंट के साथ उसका डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करिए, दूसरा कंपोनेंट के साथ उसका डायरेक्शन मल्टीप्लाई करिए, और बाकी जो बनेगा कंपोनेंट वेक्टर उसको आप ऐड कर दीजिए। जैसे समझिए यहाँ पे ये डेफिनेशन तो लिख लिए हैं, ठीक है, हम डेफिनेशन वाला पार्ट को मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अभी देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं
कि वेक्टर ए को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए को हम क्या किए, पहले वेक्टर ए को दो भाग में बांटे। किस किस भाग में बांटे, तो सबसे पहले ए एक्स, और ए एक्स किसके अलॉन्ग है, तो ए एक्स है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, याद है आप लोग को? आप लोग को तो याद होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं याद है तो हम बता देते हैं। यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस को हम लोग बोलेंगे आई और कैप। एक्स एक्सिस के along जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई कैप। और यूनिट वेक्टर along वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे पता है क्या, जे कैप। मतलब हमेशा यही लिया जाता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसको आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसको जे कैप। और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप किसके अलॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग आई कैप बोलेंगे। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन बताने वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग जे कैप बोलेंगे। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग के कैप बोलेंगे। तो आई जे के। अब देखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू होगा हमारा ए एक्स। एक्स का जो एक्स है, जैसे देखिए ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर हमारा इस वेक्टर और इस वेक्टर का जोड़ है। मतलब इसी वेक्टर को दो भाग में तोड़े हैं, तो अगर इस वेक्टर को दो भाग में तोड़े हैं तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। अरे 15 को तोड़ दिए 7 और 8 में, तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा दोबारा, बस वही चीज़ है। तो वेक्टर ए को जब तोड़ दिए ये और ये, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ना नहीं है, इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है। ये वेक्टर और ये वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर मिलेगा। तो ये तो कंपोनेंट है केवल हमारा, तो मतलब केवल मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके साथ हम लोग डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंपोनेंट वेक्टर हो जाएगा। ये केवल हमारा मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट वेक्टर। तो ये कंपोनेंट वेक्टर और ये कंपोनेंट वेक्टर को जोड़ेंगे तो मिलेगा ये वेक्टर। तो इसीलिए वेक्टर ए को हम लोग लिख देंगे ए एक्स आई कैप। ए एक्स आई कैप, ए एक्स क्या है, कंपोनेंट, और आई कैप क्या है, डायरेक्शन। और ए वाई किसके अलॉन्ग है जी, ए वाई है जे कैप के अलॉन्ग। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आपको पता है इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस मेथड को, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप एनी वेक्टर into its rectangular component और कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है ना इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही बोलते हैं, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो कोई वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में अगर आप तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग रेजोल्यूशन बोलते हैं। मतलब वेक्टर ए को ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप के फॉर्म में लिख देते हैं तोड़ करके। तो ये जो है ये किस मेथड से हम लोग लिखे हैं, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से लिखे हैं। अब जब दो वेक्टर को रिजॉल्व किए हैं हम, तो रिजॉल्व किए तो हमारा क्या मिलेगा, ए। अब आपको पता है ए एक्स का वैल्यू कितना है, हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप, और ए वाई मतलब ए साइन थीटा जे कैप। तो कोई वेक्टर को अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करने के बाद हमको या तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप इस प्रकार से लिख दीजिए, या तो ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप इस प्रकार से होगा।
कभी कभी एक्स का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ हो सकता है, अगर नहीं दिया हुआ हो सकता है तो इस तरह के द्वारा निकालेंगे। खैर ये सब जो चीज़ है इसको क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, तो क्वेश्चन बना करके इसको समझेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले जो भी चीज़ है उसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो हमारा a इक्वल टू ये है, a इक्वल टू दोनों सेम ही है क्योंकि x का वैल्यू ये है, ay का वैल्यू ये है। अभी हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि ये ax और ay के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, रिलेशन बिटवीन ax एंड ay, ax और ay के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो ax और ay के बीच में रिलेशन निकालने के लिए, दो चीज़ के बीच में रिलेशन निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, उसका रेशियो निकालना। तो हम क्या करते हैं, इसको रेशियो निकाल देते हैं। मतलब अगर हम लोग लिखते हैं ax बटे ay, तो ax बटे ay लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ax का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है a cos थीटा, और ay का वैल्यू कितना है, तो ay का वैल्यू है a sin थीटा। अब ये और ये कट गया तो ये बच जाएगा क्या, ax बटे ay इज इक्वल टू कॉट थीटा। लिख सकते हैं ना, या तो अगर इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल होगा। तो अगर हम लोग ay बटे x निकालना चाहेंगे तो ay बटे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan थीटा। तो ये ay बटे x इज इक्वल टू tan थीटा कहिए, या तो x बटे ay इज इक्वल टू कॉट थीटा कहिए। तो दो वेक्टर के बीच में रिलेशन निकालना होगा तो हम लोग इस प्रकार से, मतलब कंपोनेंट के बीच में ये रिलेशन होता है। एंगल अगर थीटा बना हुआ है तो x और y के बीच में ये रिलेशन हमारा होगा। तो कुछ क्वेश्चन हम इसके ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके बारे में, जैसे कि सपोज करिए इस तरह हम मिटा देते हैं, ठीक है। अगर कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक दिख रहा है और इस ब्लॉक का मास कुछ भी है, इधर की ओर फोर्स लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का। ओके, इधर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन का। और यहाँ पे ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, इससे ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो है 37 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर हम बोलेंगे कि ये जो फोर्स है 5 न्यूटन, इसका कंपोनेंट हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा, हॉरिजेंटल एक्सिस इधर कितना फोर्स लगेगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन है फाइंड द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। देखिए बहुत ही आसान चीज़ है, हम लोग अभी पढ़े थे कि कोई वेक्टर अगर इस प्रकार से दिया हुआ है ना, और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के तरफ जो कंपोनेंट आया था वो था हमारा a cos थीटा, और थीटा के दूसरे साइड में जो कंपोनेंट गया वो था a sin थीटा। इस चीज़ को याद नहीं करना है। अभी हम देखे थे ना, तो थीटा अगर इधर बना हुआ है तो थीटा के तरफ वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा a cos थीटा, और थीटा के दूसरे तरफ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा a sin थीटा। उसी प्रकार से अगर ये वेक्टर आपका a है और थीटा इधर बना हुआ है, थीटा यहाँ बना हुआ है, तो a वाला का कंपोनेंट अगर थीटा की तरफ निकालेंगे तो वो a cos थीटा होगा, और इसका कंपोनेंट अगर थीटा के दूसरे साइड निकालेंगे तो वो हो जाएगा a sin थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप देखिए कोई वेक्टर इधर दिया हुआ है a, और यहाँ पे एंगल बना थीटा, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर की ओर निकालेंगे, थीटा की तरफ निकालेंगे तो हो जाएगा a cos थीटा, और थीटा के दूसरे तरफ निकालेंगे तो वो हो जाएगा a sin थीटा। और थीटा अगर यहाँ से ना हो करके इधर हो जाए, थीटा अगर यहाँ पे रह जाए तो थीटा के तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा,
और थीटा के दूसरे तरफ वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, ए साइन थीटा। तो ध्यान से समझिएगा कि वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो जिधर एंगल थीटा बनता है उस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालना चाहें तो आपका ए कॉस थीटा होगा, और इसके दूसरे तरफ कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो आपका ए साइन थीटा होगा। मतलब ये वाला कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। ये होगा ए साइन थीटा और ये होगा आपका ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा इधर बन रहा है ना, तो ये वाला कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। थीटा की तरफ वाला कॉस में रहेगा और थीटा के दूसरे साइड वाला साइन में रहेगा। तो खैर अब हमको लगता है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया आप लोगों के पास। ये है हमारा एफ, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। आपको पता है कि ये जो लाइन होता है जो सीधा ऊपर की ओर होता है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और नीचे जो ऐसे लाइन होता है क्षैतिज उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। तो इसका कंपोनेंट किधर की ओर निकालना है जी, तो इसका कंपोनेंट निकालना है हॉरिजेंटल लाइन की तरफ। मतलब ये 5 न्यूटन का जो कंपोनेंट है इधर निकालना है। ये वाला वैल्यू कितना होगा, तो बन गया आप लोग का कितना आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। 37 डिग्री है ना, तो जिधर थीटा है उधर कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला। लेकिन अगर वर्टिकल, ये तो हम केवल हॉरिजेंटल निकालें, यहाँ पे अगर एंड वर्टिकल लिख दिया जाता तो अगर एफ वाई का वैल्यू निकालते तो कितना हो जाता, एफ साइन थीटा। ओके, अब आपको पता होना चाहिए एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 5 और कॉस 37 डिग्री। कॉस 37 डिग्री का वैल्यू नहीं पढ़े हैं 10th में, ओके कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमारा साइन 37 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 3/5। उसी प्रकार से कॉस 37 डिग्री का वैल्यू जो है वो होता है 4/5, ठीक। और साइन 53 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 4/5 और कॉस 53 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 3/5। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको याद रखिएगा क्योंकि आपको ये बहुत सारा चीज़ में हेल्प करने वाला है। साइन 37 कॉस 37, साइन 53 और कॉस 53। उसी प्रकार से टैन वाला भी निकाल सकते हैं, टैन वाला भी निकाल सकते हैं। अगर टैन 37 लिखेंगे, टैन 37 के बारे में पूछा जाएगा तो टैन 37 कॉस 30 साइन 37 डिवाइडेड कॉस 37 मतलब 3/4। और अगर टैन 53 पूछेगा तो ये बटे ये मतलब 4/3। तो इसको याद रखना है आप लोग को। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू पूछेगा तो एफ साइन एफ कॉस 37 डिग्री, एफ इंटू कॉस 37 का वैल्यू कितना है, तो कॉस 37 का वैल्यू है 4/5। तो गुना भागा जोड़ घटा जो भी करना है करिए, तो कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा इसका कितना आया, तो 4 न्यूटन। अगर वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जाता मतलब 5 × 3/5 न्यूटन, मतलब 5 कट गया तो 3। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने आ गया। सिंपल है ना, कोई वेक्टर दिया हो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालिए, तो ये आप लोग निकाल लीजिए बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर किसी दूसरे तरीके से हम लिखें कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है, बस समझिए, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर है उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, समझिए क्वेश्चन को। वो समझने के लिए इसके बारे में समझिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ये आई कैप और ये
जे कैप। मतलब वेक्टर ए जो है इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, देखिए एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप। आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं एंगल बिटवीन एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप। एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद ये मिल रहा है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो क्या निकलेगा, मतलब ये दोनों दिया हुआ है, एक्स और ए वाई का वैल्यू दे दिया है पहले, और आपको ए का वैल्यू, जैसे ए का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स ए वाई का वैल्यू निकालना तो निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन अगर ए वाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ और उससे ए का वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, इसी के लिए मेथड बता रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या किए, एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप दोनों को अलग अलग वेक्टर मान लिए, और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग मान लिए क्या कि दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। आई कैप एक्स एक्सिस के लंब और वाई जे कैप वाई एक्सिस के लंब, और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा कैसे, ये और ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर को जोड़ेंगे, अगर आपका वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्स और ए वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x ए वाई कॉस थीटा। इसको एक वेक्टर मान लीजिए, इसको मान लीजिए वेक्टर ए एक्स और इसको वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए वाई। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये मिल रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस 2 गुना ये गुना कॉस थीटा। पढ़ेगा ना, आप लोग को शुरू में बतलाए थे कि अगर r इज इक्वल टू ए प्लस बी है तो r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, तो r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अब देखिए वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो x का स्क्वायर मतलब ax स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर 2ax ए वाई कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, यस 0 होता है। बहुत अच्छा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मतलब वेक्टर ए का जो अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो हमारा कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर आपको एंगल निकालना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा कि इसका बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, तो देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू आप पढ़े थे, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, वो होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, पढ़े थे ना। इसको ए वाई को b और ए एक्स को a, इन दोनों के बीच के एंगल को 90 डिग्री मतलब थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू निकाले तो यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, b मतलब ए वाई साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई ए मतलब ए एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा आपका ए वाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस ए वाई इंटू 0, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू होगा ए वाई बटे ए एक्स। अब समझिए कि अगर कोई वेक्टर को इस प्रकार से लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन के सवाल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ए एक्स के जगह पे 12
और ए वाई की जगह पे 5। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू कर दे दिया 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो अगर पूछेंगे देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द एंगल ऑफ वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। ये अल्फा है, अल्फा एंगल किसके साथ है? एंगल विथ एक्स एक्सिस। निकालिए। आपको पता है ए इज इक्वल टू कितना? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स का वैल्यू कितना है? आई के साथ जो रहता है उसको ए एक्स बोलेंगे और वाई के साथ रहेगा उसको ए वाई बोलेंगे। मतलब ए एक्स इज इक्वल टू है 12 और ए वाई इज इक्वल टू है कितना? 5। तो ए इज इक्वल टू कितना होगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 144 प्लस 25 मतलब 169 और मतलब 13। कभी हिंदी में बोल रहे हैं, कभी इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम जानबूझ के बोल रहे हैं। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 13 यूनिट। मतलब ये कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, न्यूटन है, मीटर है, क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम बस यूनिट लिख दिए। अब tan अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पूछेगा आपसे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? तो tan अल्फा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं ए वाई बटे ए एक्स। अब ए वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो ए वाई का वैल्यू दे दिया है 5 और एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है? 12। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12। समझ में आया? तो कंपोनेंट निकालने के लिए सिंपल तरीका बस क्या है, मतलब हम दो चीज़ आज पढ़े हैं, ठीक है। पहला है कंपोनेंट निकालने का तरीका। तो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलाउंग कुछ एंगल बना रहा है तो उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलाउंग जो होगा वो होगा ए कॉस थीटा और वाई एक्सिस के अलाउंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए साइन थीटा। लेकिन अगर कोई वेक्टर को उसके रिजॉल्व फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई का प्लस ए वाई जे का, तो उसको हम लोग उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा उसका रूट ओवर निकालने के बाद। और अगर ए वाई बटे ए एक्स निकाल देंगे तो tan में वैल्यू आएगा और वो x के साथ एंगल निकल जाएगा। तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग मतलब किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने के बाद जो वेक्टर मिलता है उसके द्वारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे, ये चीज़ सीखिए। अभी कुछ और क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हम लोग किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए एक चीज़, हम इसको मीडियज कर दे रहे हैं। देखिए तो ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे कोई वेक्टर दे दिया गया है और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड के बारे में दिया हुआ है कि ये है 25 न्यूटन और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 53 डिग्री। तो 25 न्यूटन बन रहा है और 53 डिग्री बन रहा है। और एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन, या तो इसको 37 लिख देते हैं, और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे 53 डिग्री। मतलब क्वेश्चन को समझाने के लिए आसान क्वेश्चन दिए हैं हम। ये है आपका F1 और ये है आपका F2। इन दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे? दो फोर्स है, लिखेंगे फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज F1 and F2
F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए? बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग अभी रिजोल्यूशन और वेक्टर कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंपोनेंट वाला तरीका से इसको बनाएंगे। आप देखिए, तो हम दोनों को पहले अलग अलग कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। हम लोग मान लेते हैं ये है F1 और F1 है हमारा 25 न्यूटन और ये एंगल बन रहा है 37 डिग्री, और ये है आपका F2 और F2 है 15 न्यूटन और यहाँ पे एंगल बन रहा है 53 डिग्री। ये है X और ये है Y, ये है X और ये है Y। अगर हम बोलेंगे कि F1 वैल्यू क्या होगा, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो F1 इज इक्वल टू हमारा होगा F1 X I कैप प्लस F1 Y J कैप। मतलब ये जो फोर्स है ना F1, उसका एक X कंपोनेंट इंटू यूनिट वेक्टर और उसका Y कंपोनेंट इंटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं ना। तो F1 X इंटू I कैप और F1 Y इंटू J कैप। तो आप बताइए F1 X का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट बताना है बिना कुछ सोचे समझे। तो F1 X इज इक्वल टू होगा F1, ये 37 डिग्री बना रहा है X के साथ, तो X के तरफ जो इसका कंपोनेंट लेंगे वो होगा F1 cos थीटा, और इसको इधर की ओर जो कंपोनेंट लेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन जो कंपोनेंट लेंगे वो हो जाएगा F1 sin थीटा। तो हम लिखेंगे F1 cos थीटा I कैप प्लस F1 sin थीटा J कैप। अब F1 cos थीटा I कैप प्लस F1 sin थीटा J कैप हम लोग लिख दिए, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो F1 इज इक्वल टू F1 का वैल्यू, F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 25, और cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 37 डिग्री प्लस 25 साइन 37 डिग्री, और ये है J कैप और यहाँ पे ये होगा I कैप क्योंकि ये I एक्सिस के। तो अगर F1 इक्वल टू निकालना होगा तो 25 गुने cos 37 का वैल्यू कितना 4/5 और sin 37 का वैल्यू कितना 3/5। इसको ये काट दिया, इसको ये काट दिया, तो F1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 20 I कैप और प्लस 15 J कैप। F1 का वैल्यू निकल गया। F1 को मतलब रिजॉल्व कर लिए, उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ के लिख दिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको F2 को उसी प्रकार से करना है, जैसे F1 को तोड़ के लिखे उसी प्रकार से F2 को तोड़ करके लिखना है। तो देखिए F2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, तो F2 X I कैप प्लस F2 Y J कैप। F2 X I कैप का मतलब बताइए, नहीं बताइएगा? अरे यहाँ पे F2 है तो ये थीटा के तरफ जो कंपोनेंट लेंगे वो F2 cos थीटा होगा, और थीटा के दूसरे साइड में जो कंपोनेंट लेंगे वो क्या होगा F2 sin थीटा होगा। तो X के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा F2 cos थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा F2 sin थीटा। तो हम लोग F2 X के जगह पे क्या लिख दें, F2 cos थीटा I कैप प्लस F2 sin थीटा J कैप। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो F2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 15 cos 53 डिग्री I कैप प्लस 15 sin 53 डिग्री J कैप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू cos 53 का वैल्यू कितना, तो ये होता है 3/5, और sin 53 का वैल्यू 4/5। ये 5 से 5 कट गया, 5 से 3 कट गया, जो भी कटना है कट गया, 3 के 9 I कैप और 4 के 12 J कैप। मतलब हमारा F2 इज इक्वल टू आ गया है, F2 इज इक्वल टू क्या आ गया है 9 I कैप प्लस 12 J कैप, और F1 इज इक्वल टू आ गया है हमारा कितना 20 I कैप प्लस
15 जे कैप, ये तो आ गया। अब क्या करना है, हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट मतलब उसको जोड़ना है, तो उसको जोड़ेंगे कैसे, तो समझिए। इसको हम मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हमको निकालना है F1 प्लस F2। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो दोनों फोर्स के सम के बराबर होगा। तो F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू कितना है, तो 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप। और F2 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, तो 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप। अब I को I के साथ ऐड करेंगे और J को J के साथ, तो 20 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 आई कैप। और 15 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 जे कैप। लिख सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारा निकल गया कितना, 29 आई कैप और 27 जे कैप। अच्छा, अगर पूछा जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा तब, तो अगर F का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, 29 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर और इसका रूट ओवर होगा ना। तो 29 का स्क्वायर मतलब 841। आपको स्क्वायर रूट पता है ना, ये सब कैसे निकाला जाता है, इसका स्पेशल ट्रिक होता है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 1 10, 4 4 8 1 9, सॉरी 4 2 6 1 7 और 8 7 15, 1570 रूट अंडर 1570 न्यूटन। अगर आपको निकालना है tan अल्फा का वैल्यू, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, आई जे कंपोनेंट डिवाइडेड आई कंपोनेंट, मतलब 27/29। तो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं इस प्रकार से। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ कुछ अंदाज़ा लगा होगा कि हमको अगर जोड़ना है इस प्रकार से, तो सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे दो वेक्टर दिया हुआ था ना, उसको तोड़े पहले सबसे पहले हम उसको तोड़े, F1 को भी तोड़े मतलब रिजॉल्व किए, और F2 को भी तोड़े मतलब रिजॉल्व किए, और जो टूट करके नया नया बना ना, उसको I वाला को I के साथ जोड़ दिए और J वाला को J के साथ जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद हमारा जो बनेगा उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है सिंपल तरीके से निकाल देंगे। तो आप लोग इसको लिखिए और इसको अच्छे तरीके से समझिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग अपने बुक में देखिएगा। आप कोई भी बुक बनाते हो तो उस बुक का क्वेश्चन देखिए और बनाइए। अब 100% क्वेश्चन बनेगा। तो हम कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे भी देंगे, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पे जाकर के देखिएगा तो एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा तो वहाँ से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन डाउनलोड करके उसको बनाइए और बना करके उसी चैनल पर जो नया लिंक क्लिक करिएगा टेलीग्राम का है, तो टेलीग्राम का एक चैनल बना हुआ है, तो टेलीग्राम वाले चैनल पर से डाउनलोड करिए और उसको वहीं पे भेज दीजिए। हाँ, आपका होमवर्क चेक कर लेंगे, ठीक है, मतलब होमवर्क नहीं, जो बनाए हैं वो चेक कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पे जाकर के मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम पे मैसेज करना ज़्यादा आसान है, चैट यहाँ जो कमेंट बॉक्स है यहाँ पे मैसेज करना उतना आसान नहीं है सर। तो क्वेश्चन को बनाइए इस प्रकार से। कोई प्रॉब्लम होता है तो भी टेलीग्राम वाला जो चैनल है वहाँ पे जाइए और जा करके प्रॉब्लम अपना शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।